हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन से राज्य के वन और पर्यावरण विभाग पर्यटकों के लिए हीराकुंड जलाशय के द्वीपों के लिए इको टूरिज्म पैकेज शुरू कर रहा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, उड़ीसा वन और पर्यावरण विभाग पर्यटकों के लिए हीराकुंड जलाशय के द्वीपों के लिए इको टूरिज्म पैकेज शुरू कर रहा है। हीराकुंड जलाशय के 3 द्वीपों में से एक कैटल आइलैंड को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। वर्ष 1937 में महानदी में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति के बाद इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया द्वारा परिकल्पित यह एक बहुउद्देशीय योजना है। इसका पहला पनबिजली संयंत्र जो है वो वर्ष 1956 में चालू किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध उड़ीसा के संबलपुर शहर के ऊपर की ओर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर महानदी नदी में बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर के रूप में प्रसिद्ध किस देश के माकी काजी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर के रूप में प्रसिद्ध जापान के माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। माकी काजी ने सुडोकू को 1980 के दशक में सर्वप्रथम अपनी पत्रिका निकोली में प्रकाशित किया था। तब से यह लोकप्रिय खेल, जिसमें 9x9 ग्रिड की प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और वर्ग में 1 से 9 तक की अंक संख्या जो है भरनी होती है, दुनिया भर में फैल गया। माकी काजी का जन्म उत्तरी जापान के सापोरा शहर में वर्ष 1951 में हुआ था। उन्होंने ये पहली पत्रिका निकोली की स्थापना की और अगस्त 1980 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। इसके एक खेल के रूप में सुडोकू की उत्पत्ति का इतिहास स्पष्ट नहीं है। एक मत के अनुसार जो है इस खेल की उत्पत्ति का श्रेय 18वीं शताब्दी के स्विस गणितज्ञ यूलर को दिया जाता है, जबकि एक अन्य मत के अनुसार यह 8वीं या 9वीं शताब्दी में भारत के रास्ते चीन से अरब जगत में आया। निकोली पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद सुडोकू खेल जापान समेत दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने देश में प्रवेश के लिए तत्काल आवेदनों को सुविधाजनक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक विशेष श्रेणी ई इमरजेंसी एक्समाइस वीजा से संबंधित नए नियम प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में जो है भारत सरकार ने भारत में प्रवेश के लिए तत्काल आवेदनों को सुविधाजनक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक विशेष श्रेणी ई इमरजेंसी एक्समाइस वीजा से संबंधित नए नियम प्रस्तुत किए हैं। वीजा संबंधी ये नए प्रावधान विशेष रूप से अफगान नागरिकों के लिए पेश किए गए हैं, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की स्थिति काफी चिंताजनक है। इस प्रकार का वीजा उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो वीजा की मौजूदा श्रेणियों में शामिल नहीं है, लेकिन किसी विशिष्ट आपात स्थिति के कारण उनके लिए तत्काल भारत आना आवश्यक है। पुराने नियमों के मुताबिक अफगान नागरिकों को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता था और उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए स्वयं दूतावास में उपस्थित होना पड़ता था। हालांकि अब काबुल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी अफगान नागरिकों को ई वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 22 अगस्त, 21 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त, ऑप्शन डी 23 अगस्त। देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष जो है आपका 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस वर्ष दिन का दूसरा स्मरणोत्सव पीड़ितों और उनके परिवारों को तन्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगा कि कैसे उन्होंने चिकित्सा और पुनरावृत्ति के लिए अपने अनुभवों को बदलने में मदद और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और अधिक एकजुट होने का है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और आतंकवाद के पीड़ितों का मित्र समूह 21 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी 21 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारत में ला फाउंडेशन दसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा प्रवर्तकों के लिए कौन से कार्यक्रम की शुभारंभ की है? ऑप्शन ए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, ऑप्शन बी छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0, ऑप्शन सी छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0, ऑप्शन डी छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 4.0। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारत में ला फाउंडेशन दसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 के शुभारंभ किए हैं। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे 2017 में ला मेन आला पाटे फाउंडेशन और ला फाउंडेशन दसॉल्ट सिस्टम्स द्वारा फ्रांस में तैयार और शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रत्येक स्कूल यानी कि 6 छात्र और एक शिक्षक की एक टीम को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके अपना स्वयं का स्टार्टअप डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने, मार्केटिंग अभियान और तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारित और परिभाषित करने और विस्तार करने की रणनीति के लिए सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के विपक्षी नेता हांगटे हिचिलेमा को हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी जाम्बिया। देखिए, जाम्बिया के विपक्षी नेता हांगटे हिचिलेमा को हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हांगटे हिचिलेमा का जन्म जो है वो दक्षिणी जिले के मौजे में 4 जून 1962 को हुआ था। जाम्बिया दक्षिण मध्य अफ्रीका के एक लैंडलॉक देश है और यह अंगोला, जेरे, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा नामीबिया के साथ अपना सीमा साझा करता है। अफ्रीका, खास तौर पर जाम्बिया के अग्रणी नेताओं में से एक डॉक्टर केनेथ कोंडा ने जाम्बिया में उपनिवेशवाद को समाप्त करने और एक नए जाम्बिया का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जाम्बिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता के कौन से संस्करण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी 5वां। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म यानी सीकैम्प द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता के 5वें संस्करण की शुरुआत की। NBEC का संचालन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल रीजनल्स एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, जिसे बिराक की साझेदारी में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म यानी सीकैम्प में स्थापित किया गया है। बिराक जो है वो आपका एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। सीकैम्प जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार और उद्यमिता केंद्रों में से एक है। यह अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने, एकेडमिक और उद्योगों को इन प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 5वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कौन से राज्य में कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड।
देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कैस्केड मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस मेंढक का नाम जो है वो आदि कैस्केड है। इससे पहले पश्चिमी घाट में मिनरवेरिया पेंटाली नाम की एक नई मेंढक प्रजाति की खोज की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में रहने वाली स्वदेशी आदि जनजाति के नाम पर इसका नाम आदि कैस्केड मेंढक रखा गया है। इसका नाम कास्केड मेंढक इसलिए रखा गया है क्योंकि वह पहाड़ी धाराओं से बहने वाली छोटे झरनों या झरनों में रहना पसंद करता है। जीनस अमोलॉप्स वर्तमान में 73 ज्ञात प्रजातियों के साथ रेनिड मेंढकों के सबसे बड़े समूह में से एक है, जो व्यापक रूप से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, चीन, इंडो चाइना के माध्यम से मलय प्रायद्वीप में वितरित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय और कौन से देश के नौसेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत को करार बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत को कारगर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। जॉइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप नामक इस दस्तावेज के माध्यम से दोनों देशों की नौसेना के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिए साझा दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। यह जॉइंट गाइडेंस दस्तावेज दोनों देशों की नौसेनाओं के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने हेतु दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर वर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त, ऑप्शन डी 23 अगस्त। देखिए, मद्रास दिवस या मद्रास डे जो है वो आपकी तमिलनाडु राज्य की राजधानी मद्रास शहर, जो कि अब चेन्नई हो चुका है, के नाम से में मनाया जाने वाला एक समारोह दिवस है। इसे जो है हर वर्ष आपका 22 अगस्त के दिन मनाया जाता है और इसको यह नाम शहर के नाम, जो ये दिवस जो है ये नाम शहर के नाम पर मिला है। 1939 में इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरोमंडल तट पर जमीन खरीदी थी और यहाँ जो है उन्होंने मद्रास शहर की नींव रखी। यह जमीन सेंट जॉर्ज फोर्ट के निर्माण के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चंद्रागिरी के महाराजा से खरीदी गई थी। इस दिवस पर कई आयोजन आयोजित किए जाते हैं जिसमें शहर के नागरिक हिस्सा लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अगस्त। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।